कानून सिखाएगा मुझे? मेरी वर्दी देख रहा है? इस इलाके का बाप हूं मैं। दिग्विजय ने विक्रम के चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। विक्रम का चेहरा एक तरफ झुक गया। बुढ़िया, तू जानती है किससे बात कर रही है? इस इलाके में परिंदा भी पर मारता है तो मेरी मर्जी से, और तू मुझसे पैसे मांगेगी? तेरी औकात क्या है? दोस्तों, कहते हैं कि एक माँ के आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो पूरा ब्रह्मांड डोल जाता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रतनपुर की है। सुबह के 7 बज रहे हैं। बाजार में भीड़ जुटने लगी है। धूल, शोर और गर्मी के बीच एक 60 साल की बूढ़ी महिला, जिनका नाम शांति देवी है, अपनी छोटी सी फलों की टोकरी लेकर बैठी हैं। शांति देवी के चेहरे पर झुर्रियां तो हैं, लेकिन आंखों में एक स्वाभिमान है। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा विक्रम सिंह भारतीय सेना में मेजर है और कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर देश की पहरेदारी कर रहा है। शांति देवी चाहती तो घर पर आराम कर सकती थी, लेकिन वो कहती हैं, मेरे बेटे की कमाई देश की सेवा के लिए है और मेरी मेहनत मेरे आत्मसम्मान के लिए। तभी बाजार की वो शांति एक कर्कश आवाज से टूट जाती है। इलाके का सबसे भ्रष्ट और अहंकारी पुलिस अफसर इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा अपनी जीप से उतरता है। उसके चेहरे पर सत्ता का नशा और वर्दी का घमंड साफ दिखाई देता है। वो बाजार में वसूली के लिए निकला है। चलते चलते उसकी नजर शांति देवी की टोकरी पर पड़ती है। वो बिना कुछ पूछे सबसे महंगे और ताजे सेब उठाने लगता है। 1, 2, 3, वो करीब 2 किलो सेब अपने थैले में भर लेता है। शांति देवी धीमी और कांपती आवाज में, साहब, इसके पैसे तो दे दीजिए, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। बुढ़िया, तू जानती है किससे बात कर रही है? इस इलाके में परिंदा भी पर मारता है तो मेरी मर्जी से, और तू मुझसे पैसे मांगेगी? तेरी औकात क्या है? साहब, आप तो रक्षक हैं। गरीब की मेहनत की कमाई मत छीनिए। मेरा बेटा भी फौज में है, वो भी वर्दी पहनता है। वर्दी का नाम सुनते ही दिग्विजय का अहंकार और भड़क उठा। उसने आओ देखा ना ताव पूरी ताकत से शांति देवी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनके सेब कीमती मोतियों की तरह धूल में बिखर गए। उनके मुंह से खून की एक लकीर बह निकली। भीड़ खड़ी देखती रही, पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। वर्दी के खौफ ने सबके मुंह सी दिए थे। लेकिन उस भीड़ में एक 18 साल का लड़का था, छोटू। वो चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर हाथ में मजबूरी। उसने चुपके से अपने पुराने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसे पता था कि अगर वो बीच में गया तो दिग्विजय उसे कच्चा चबा जाएगा। शाम को कांपते हाथों से छोटू ने वो वीडियो मेजर विक्रम सिंह को व्हाट्सएप कर दिया। नीचे बस एक लाइन लिखी, साहब, आप देश बचा रहे हो, पर यहां आपकी मां को पुलिस वाला पीट रहा है। अब कहानी मुड़ती है सियाचिन की बर्फीली वादियों की तरफ। तापमान -30 डिग्री है। मेजर विक्रम सिंह अपने बंकर में बैठे नक्शे देख रहे हैं। तभी उनके फोन की बीप बजती है। जैसे ही विक्रम वीडियो प्ले करते हैं, उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वीडियो में उन्होंने देखा कि कैसे उनकी मां, जिन्होंने शेर की तरह पाला था, आज एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जूतों के पास धूल में पड़ी है। उनकी मां के गाल पर वो लाल उंगलियों के निशान विक्रम के सीने पर किसी गोली की तरह लगे। विक्रम की मुट्ठियां भिज गईं, आंखों में खून उतर आया। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। दुश्मन की गोली से सीना छलनी हो जाता तो गम नहीं था, लेकिन मां के आंसू ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। विक्रम ने तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की। उन्होंने कोई लंबी छुट्टी नहीं मांगी, बस इतना कहा, सर, घर में आग लगी है, बुझा कर आता हूं। अगली ही सुबह मेजर विक्रम सिंह अपनी वर्दी उतारकर सादे कपड़ों में, लेकिन सीने में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर रतनपुर की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है, क्योंकि यहां लड़ाई दुश्मन की सेना से नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम के गद्दारों से थी। मेजर विक्रम सिंह जब अपने गांव रतनपुर की मिट्टी पर कदम रखते हैं तो हवा में वो अपनापन नहीं था। उनके सीने में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। जैसे ही वो अपने छोटे से घर के आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी मां शांति देवी एक कोने में बैठी अपनी फटी हुई टोकरी को सिल रही हैं।
उनके चेहरे पर काले और नीले निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रम को देखते ही मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खड़ी हुई लेकिन अपना चेहरा छिपाने लगी। तू यहाँ? तू तो बॉर्डर पर था, तुझे किसने बुलाया? माँ, जिस बेटे के रहते उसकी माँ पे हाथ उठाया जाए, वो बेटा बॉर्डर पर दुश्मन से क्या लड़ेगा? पहले मुझे अपने घर के दुश्मनों से हिसाब करना है। विक्रम ने अपनी मां के पैर छुए और उनके घावों पर हाथ फेरा। उस पल विक्रम की आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की चमक थी। उन्होंने अपनी फौजी वर्दी एक संदूक में रखी और साधारण कुर्ता पायजामा पहनकर घर से बाहर निकले। उन्हें सीधे थाने नहीं जाना था, उन्हें पहले उस हैवान को अपनी आंखों से जुल्म करते हुए देखना था। शहर के मुख्य चेकपोस्ट पर विक्रम पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा अपनी उसी पुरानी दबंगई में चूर था। वो हर ट्रक वाले से एंट्री के नाम पर पैसे वसूल रहा था। तभी विक्रम अपनी पुरानी साइकिल पर वहां से गुजरे। दिग्विजय ने उन्हें रोका। ओए रुक, कहां जा रहा है? निकाल 10 रुपया, एंट्री दे। साहब, मैं तो इसी गांव का हूं, अपने ही गांव में आने के लिए पैसे क्यों दूं? और ये रसीद कहां है आपकी? रसीद शब्द सुनते ही दिग्विजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और विक्रम के करीब आकर खड़ा हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला आदमी एक ब्लैक कैट कमांडो रह चुका है। कानून सिखाएगा मुझे? मेरी वर्दी देख रहा है? इस इलाके का बाप हूं मैं। दिग्विजय ने विक्रम के चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। विक्रम का चेहरा एक तरफ झुक गया, लेकिन वो गिरे नहीं। उनके पैर जमीन में धंसे रहे, उनकी मुट्ठियां भिज गईं, नसें तन गईं। वो चाहते तो वहीं उस इंस्पेक्टर की गर्दन तोड़ सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने आज हाथ उठाया तो कानून उसे पुलिस पर हमला बताकर दबा देगा। उन्हें इस सड़े हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़ना था। क्या देख रहा है? जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। विक्रम चेहरे पर उस थप्पड़ की जलन लेकर सीधे रतनपुर थाने पहुंचे। वहां का नजारा और भी भयानक था। वहां के स्टेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसएओ ओमकार सिंह अपनी मेज पर पैर रखकर बैठे थे और पान चबा रहे थे। विक्रम ने जाकर मेज पर एक सादा कागज रखा। साहब, मुझे इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। उन्होंने एक महिला और एक नागरिक के साथ मारपीट की है। अरे ओ लड़के, लगता है नया नया शहर से आया है। यहां हवा भी दिग्विजय साहब से पूछ कर चलती है और तू उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा? निकल यहां से। यह आपका फर्ज है साहब, आपको रिपोर्ट लिखनी होगी। देख भाई, इंसाफ इतना सस्ता नहीं होता। अगर तुझे अपनी अर्जी साहब की मेज तक पहुंचानी है तो 1000 रुपए निकाल। ये कागज आगे बढ़ाने का खर्चा है। विक्रम का दिल रो पड़ा। जिस देश के लिए वो गोलियां खाते हैं, उसी देश के थाने में एक सिपाही की मां के लिए इंसाफ की कीमत 1000 रुपए मांगी जा रही थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से आखिरी 1000 रुपए निकाले और मेज पर रख दिए। ओमकार सिंह ने पैसे जेब में रखे और उस कागज को बिना पढ़े ही एक रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जा, अब तेरा काम हो जाएगा। अगली दिवाली पे आना हाल पूछने। थाने से बाहर निकलते वक्त विक्रम के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ये वो मुस्कान थी जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने थाने के गेट पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाए। तुमने आज सिर्फ एक नागरिक का अपमान नहीं किया, तुमने उस वर्दी का अपमान किया है जो मैं पहनता हूं। अब इंसाफ थाने में नहीं, मैदान में होगा। विक्रम ने अपना फोन निकाला और 3 कॉल किए। पहला कॉल अमित और कुलदीप को, जो उनके बचपन के दोस्त और पूर्व सैनिक थे। दूसरा कॉल कैप्टन आर्यन को, जो अब सेना के खुफिया विभाग में थे। और तीसरा कॉल जिसने पूरे जिले की सत्ता हिलाने वाली थी। जय हिंद सर, मेजर विक्रम बोल रहा हूं। सर, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने का समय आ गया है। रतनपुर थाने में आज माहौल हमेशा की तरह ही था। इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था और एसएओ ओमकार सिंह लूटी हुई रकम का हिसाब कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि कल जिस आम आदमी को उन्होंने थप्पड़ मारा और जिससे 1000 रुपए छीने, वो अब डरकर कहीं दुबक गया होगा। लेकिन तभी थाने के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं।
गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाज इतनी तेज थी कि थाने के अंदर बैठे सिपाहियों के कान खड़े हो गए। अरे ओ सिपाही, देख बाहर कौन है, किसकी शामत आई है जो इतनी धमक के साथ यहाँ आया है। सिपाही बाहर गया और देखते ही उसके होश उड़ गए। बाहर मेजर विक्रम सिंह खड़े थे, लेकिन आज उनके साथ उनके 3 दोस्त अमित, कुलदीप और कैप्टन आर्यन भी थे। इन चारों की आंखों में वो चमक थी जो अक्सर जंग के मैदान में दिखती है। विक्रम सिंह बिना किसी डर के सीधे दिग्विजय राणा के केबिन में घुस गए। दिग्विजय ने उन्हें देखा और अपनी कुर्सी से उठा भी नहीं। अरे 1000 रुपए वाला लड़का फिर आ गया। क्यों बे, कल का थप्पड़ कम पड़ा था क्या? और ये साथ में 3 और नमूने क्यों लाया है? दिग्विजय राणा, कल तुमने जिस गाल पे हाथ छोड़ा था वो एक बेटे का गाल था, लेकिन आज तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो वो इस देश का एक सैनिक है। और याद रखना, फौजी जब तक सीमा पर रहता है तभी तक वो शांत रहता है। अगर वो अपनी पर आ जाए तो अच्छे अच्छों का भूगोल बदल देता है। ज्यादा जबान मत चला वरना अंदर डाल दूंगा। यहां कानून हम में। कानून तुम नहीं, गुंडे हो तुम, और गुंडों का इलाज हमारे पास बहुत अच्छे से है। अभी बहस चल ही रही थी कि बाहर एक नीली बत्ती वाली गाड़ी रुकी जिस पर लिखा था जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पूरा थाना सन्न रह गया। किसी को खबर तक नहीं थी कि जिले की सबसे सख्त अफसर डीएम सीमा वर्मा खुद यहां पहुंचने वाली हैं। दिग्विजय और ओंकार सिंह के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो आनन फानन में खड़े हुए और सल्यूट मारने की कोशिश की, लेकिन डीएम सीमा वर्मा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे विक्रम सिंह के पास गई। मेजर विक्रम, क्या यही वो लोग हैं? पूरा थाना इस एक लाइन को सुनकर हिल गया। मेजर? इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी साधारण लड़के को नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक मेजर को थप्पड़ मारा है। इंस्पेक्टर दिग्विजय, तुमने एक बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया जो एक सैनिक की मां है। तुमने एक ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर का अपमान किया और तुमने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी। तुम्हें लगता है कि तुम कानून से ऊपर हो? मैडम, ये सब झूठ है। इनके पास क्या सबूत है? तभी विक्रम सिंह ने अपना फोन निकाला और सामने मेज पर रख दिया। सबूत ये रहा साहब। इस फोन में न सिर्फ तुम्हारी वसूली का वीडियो है, बल्कि कल तुमने जो 1000 रुपए लिए और जो थप्पड़ मुझे मारा, वो सब इस खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड है जो मेरे कुर्ते के बटन में लगा था। और वो छोटा लड़का छोटू, वो गवाह है कि तुमने मेरी मां के साथ क्या किया। वीडियो चलते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे दिग्विजय रिश्वत ले रहा है और कैसे उसने एक मां का अपमान किया। ओंकार सिंह और दिग्विजय राणा, तुम दोनों को इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार, मारपीट और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में विभागीय जांच शुरू होगी। और हां, वो 1000 रुपए, वो अब तुम्हारे जेल जाने का टिकट बनेंगे। पुलिस वाले जो कल तक शेर बने फिर रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन विक्रम सिंह ने उन्हें रोक दिया। माफी मुझसे नहीं, मेरी मां से मांगो। विक्रम अपनी मां शांति देवी को अंदर लाए। शांति देवी की आंखों में आज डर नहीं था। दिग्विजय राणा को उनके पैरों में झुकना पड़ा। ये सिर्फ एक मां की जीत नहीं थी, ये उस हर गरीब की जीत थी जो सिस्टम के हाथों दबाया जाता है। शांति देवी ने अपना हाथ विक्रम के सिर पर रखा और कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं, इस वर्दी का भी मान बढ़ा दिया। विक्रम ने अपनी मां के हाथ चूम लिए। उन्होंने डीएम सीमा वर्मा को सल्यूट किया और अपने दोस्तों के साथ थाने से बाहर निकल गए। बाजार के लोग जो कल चुप थे, आज तालियां बजा रहे थे। याद रखना दोस्तों, वर्दी डराने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होती है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे तब तक दिग्विजय जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेजर विक्रम सिंह और उनकी मां की कहानी। आपको ये न्याय कैसा लगा?
क्या हर भ्रष्ट अफसर के साथ ऐसा ही होना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और AI द्वारा सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी विभाग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और न्याय के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। रात के वक्त सर, ये बंद है, खोलो। क्या आप रिश्वत केस में गिरफ्तार हैं? मैंने कहा था। अब डर नहीं लगता। अब कानून जाग गया है मां। कार्रवाई शुरू की जाए। अत्यंत गंभीर है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है। बैठ जाइए, करेंगे। वीडियो अधूरी है। पूरी हर बोरी पे पैसे लेते थे, नहीं दें तो वजन नहीं होता था। ये रोजाना वसूली का हिसाब है। क्या इसकी पुष्टि हुई? जी, लिखाई मिलाई गई। क्लर्क मुकेश पाल। सब इंस्पेक्टर रियाज, क्या जो कहेंगे सच कहेंगे? सच के सिवा कुछ नहीं। क्या आप निजी गुस्से की वजह से हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे? अगर अपनी मां को जमीन पर गिरते देखना गुस्सा है तो कानून उस गुस्से को इंसाफ कहता है। धक्का दिया, मैं गिर गई। ये सिर्फ रिश्वत स्थगित होती है। बेटा, जो होगा कबूल करना। माद। अदालत के सामने पेश सबूत, वीडियो, गवाह और वित्तीय रिकॉर्ड स्पष्ट करते हैं कि अभियुक्तों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। अदालत ने सभी सबूत सुन लिए हैं। फैसला सुरक्षित